नमस्ते बच्चों, मैं हूं अर्जुन प्रताप सिंह राणा। कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती रीढ़ की हड्डी पाठ के लिए, असल में एकांकी के लिए, जिसके रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर हैं, का ये दूसरा भाग और हम आपके सामने प्रस्तुत हैं इस दूसरे भाग के रूप में। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पहले इन आदेशों का पालन कीजिए बच्चों, ताकि किसी तरह की तकलीफ परेशानी ना हो, और फिर हम बढ़ते हैं रीढ़ की हड्डी। इसके पात्रों को एक बार फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। उमा सुशिक्षित युवती है, देख रहे हैं आप लोग। रामस्वरूप उमा के पिता हैं, जो अपनी बेटी का विवाह कराना चाहते हैं। प्रेमा उमा की माँ है, जो पिताजी के साथ है। शंकर एक युवक है, वो लड़का जो सुशिक्षित युवती उमा से शादी करना तो चाहता है, लेकिन उसे अपने बराबर का हकदार नहीं समझता है। और गोपाल प्रसाद शंकर के पिता पेशे से एक वकील हैं, लेकिन लड़की ऐसी नहीं चाहते जो ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, ऐसी चाहते जो कम पढ़ी लिखी हो या घर का काम संभाल लेती हो बस। और ये है रतन, रामस्वरूप का नौकर, सीधा साधा, जो परिवार में अपनी ड्यूटी निभा रहा है और जो कहा जाता है वो करने की कोशिश करता है। इसके पहले कि बच्चों मैं आगे बढ़ूं, पिछले वीडियो में, पिछली कक्षा में हमने देखा था कि रीढ़ की हड्डी में किस तरह से गोपाल प्रसाद अपने पुत्र शंकर को लेकर आते हैं और उनका स्वागत रामस्वरूप करते हैं। लेकिन उनके आने से पहले रामस्वरूप और रामस्वरूप की पत्नी प्रेमा चाहती है कि उमा करीने से आए, सज धज कर आए, अपने आप को इस तरह से प्रस्तुत करे कि गोपाल प्रसाद शंकर बुरा न माने। इसके अलावा हमने देखा कि शंकर थोड़ा सा बदतमीज भी है। जब उसे पूछा जाता है कि आप की पढ़ाई कैसी चल रही है, कोर्स खत्म होने में साल भर तो रहा होगा, तो कहता है साल 2 साल, क्योंकि मैं मार्जिन देकर चलता हूँ। तो तभी गोपाल प्रसाद के पिता जो है मामला संभालते हुए कहते हैं कि एक बार फेल हो गया था क्योंकि बीमार पड़ गया था, इसीलिए झूठ कहते हैं। बट फिर भी वो मामले को संभालने की कोशिश करते हैं और किसी तरह से उनके बैकबोन पर बातचीत होती है कि दोस्त, शंकर के दोस्त कहते हैं तुम्हारा बैकबोन। लेकिन यहाँ पे उसके पिताजी रुक जाते हैं, क्योंकि तब तक रामस्वरूप चाय और कप प्लेट लेकर आ जाते हैं। तो ये पिछली बार हमने पढ़ा था। फिर खूबसूरती के बारे में इनकी चर्चा चल रही थी कि खूबसूरती का कितना योगदान होता है। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं बच्चों, मैं कुछ बात आपको बताना चाहता हूँ इस पाठ से संबंधित, जो महिलाओं के बारे में है। हमारे समाज में महिला माफ करना, हमारे समाज में महिला अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक एक अहम किरदार निभाती है। अपनी सभी भूमिकाओं में निपुणता दर्शाने के बावजूद पुरुष प्रधान समाज में महिला की योग्यता को आदमी से कम देखा जाता है। सरकार समय समय पर जागरूकता फैलाने वाले कई कार्यक्रम चलाती है, लेकिन इसके बावजूद महिला की जिंदगी पुरुष की जिंदगी के मुकाबले काफी जटिल, मुश्किल हो गई है। महिला को अपनी जिंदगी का ख्याल तो रखना ही पड़ता है, साथ में पूरे परिवार का ध्यान भी रखना पड़ता है। वो पूरी जिंदगी बेटी, बहन, पत्नी, माँ, सास और दादी जैसे रिश्तों को ईमानदारी से निभाती है। इन सभी रिश्तों को निभाने के बाद भी वो पूरी शक्ति से नौकरी करती है, ताकि अपना, परिवार का और देश का भविष्य उज्जवल बना सके। अगर हम महिलाओं की आज की अवस्था को पौराणिक समाज की स्थिति से तुलना करें, तो साफ दिखता है कि हालात में कुछ सुधार हुआ है। महिलाएं नौकरी करने लगी हैं, घर के खर्चों में योगदान देने लगी हैं। कई क्षेत्रों में तो महिला पुरुषों से आगे निकल गई हैं। दिन प्रतिदिन लड़कियां ऐसे ऐसे कीर्तिमान बना रही हैं, जिस पे न सिर्फ परिवार या समाज को बल्कि पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है। लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि उमा विवाह योग्य है। उसके पिता उसके विवाह के लिए उसकी उच्च शिक्षा को छिपाने को विवश है, मजबूर हैं, क्योंकि गोपाल प्रसाद और शंकर लड़के वालों की डिमांड है कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए। उमा को देखने के लिए एक लड़का शंकर आ रहा है। उमा इस सब के विरुद्ध है, किंतु माता पिता के आग्रह के सम्मुख वो नतमस्तक हो जाती है। देखिए आगे क्या होता है। तो शुरू करते हैं बच्चों यहाँ से। तो बात हुई थी खूबसूरती के मामले में। रामस्वरूप ने पूछा था शंकर बाबू से कि आपका क्या ख्याल है। शंकर बाबू, तो शंकर पूछता है किस मामले में? यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का कितना हिस्सा होना चाहिए। क्यों ये प्रश्न पूछा है? क्योंकि गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप पहले इस बारे में विचार विमर्श कर चुके हैं कि उनके जमाने में खूबसूरती पर ध्यान नहीं दिया जाता था, क्योंकि माता पिता रिश्ता फिक्स कर देते थे और शादी के दिन ही दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को देख पाते थे। तो शंकर का जवाब क्या आता है, उसके पहले ही गोपाल प्रसाद बीच में ही बोल देते हैं। वो नहीं चाहते कि शंकर मुंह खोले। शंकर मुंह खोलेगा तो फिर बदतमीजी बाहर आएगी बीच में। ये बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप।
मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है, मतलब बहुत ही जरूरी है खूबसूरत। क्यों? क्योंकि दिखावे की वस्तु है ना, उसको दिखावे की वस्तु के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं कि जब लोग घर पर आए तो खूबसूरती की तारीफ करें कि वाह क्या बहू लाए हैं गोपाल प्रसाद जी, कितनी खूबसूरत है। हाँ, तो निहायत जरूरी है। और जायचा जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। राम स्वरूप जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल है। जायचा मतलब कुंडली, जन्म पत्र ठाकुर जी के चरणों में रख दिया। ठाकुर जी यानी ईश्वर भगवान जी, कृष्ण भगवान, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। तो इस तरह से हमारे भारतीय संस्कृति में बच्चों, लड़का और लड़की का विवाह होने से पहले उनकी कुंडली मिलाई जाती है, तो ताकि किसी तरह के बाद में कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो, ऐसी मान्यता है हमारे समाज में। तो कुंडली मिलाई गई है, उसी हिसाब से बातचीत चल रही है। तो शायद कुंडली मिल गई है। शंकर भी हंसता है मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद, लड़कियों को अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। अब बच्चों आप यहाँ पे भी देखिए कि अचानक डायलॉग कहाँ से कहाँ चला गया। जहाँ जन्मपत्री खूबसूरती बातचीत हो रही थी तो अचानक ये जो है गंभीर हो गए और लड़की की पढ़ाई पर आ गए। असल में यहाँ पे भी कुछ डायलॉग्स थे जिनको हटा दिया गया है ताकि इस नाटक को, इस मैं नाटक कह रहा हूँ, एकांकी को छोटे रूप में प्रस्तुत किया जा सके, इसलिए सीधे पढ़ाई पे बातचीत आ गई, मुद्दे पे बातचीत आ गई है। और गोपाल प्रसाद गंभीर होकर कहते हैं कि लड़कियों को अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर लें बस, यानी घर का काम। रामस्वरूप मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से, अरे पान भिजवा देना। उमा पान की तस्तरे अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखता है और बाप बेटे चौंक उठते हैं। क्यों? क्योंकि चश्मा लगने का कारण अध्ययन हो सकता है, कड़ा अध्ययन, मेहनत करते हैं। जब बच्चों आप ज़्यादा पढ़ाई करते हैं तो कई बार आपको चश्मे लग जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि उमा को चश्मा। अब ये बात उमा के पिता ने छुपाई थी, ये हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पान की बात हो रही है बच्चों। उत्तर भारत की कई जगहों पे, कई इलाकों में ऐसा होता है जब मेहमान घर पर आते हैं तो उनको पान दिया जाता है। तो ये पान यहाँ पे सर्व किया जा रहा है, दिया जा रहा है। अब दोनों तो हैरान हो गए कि इस से क्या बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। ये उमा का चश्मा। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा? रामस्वरूप जरा शक पकाकर, जी वो पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लग गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ा। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? गोपाल प्रसाद को जरा शंका हो जाती है। पिताजी छुपाना चाहते हैं। नहीं साहब, वो तो मैंने अर्ज किया ना। संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। रामस्वरूप, वहां बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर, अपने बाजे वाजे के पास। उमा बैठती है। चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, यानी जब उमा चलकर उस तख्त पे पास जाती है तो उसकी चाल देख रहे गोपाल प्रसाद, और देखने बराबर चलती है कि नहीं, मतलब पूरी तरह से, एक तरह से जैसे सामान को खरीदने से पहले हम वस्तु खरीदने से पहले कैसे देखते हैं, उठा के और देख के ऐसे हाथों पे परख कर, उसी तरह से इंसान को, यानी महिला को, यानी एक युवती को, सुशिक्षित युवती को भी इस तरह से परखा जा रहा है। खुद के लड़के के बारे में नहीं सोच रहे हैं, लड़के के साथ यह हाल हो रहा है ऐसे। ओके, चेहरे पर भी छवि है, छवि यानी निखार, तेज। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? रामस्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, बात उमा से पूछी जा रही, लेकिन जवाब पिताजी दे रहे, ताकि वो नहीं चाहते कुछ गड़बड़ हो जाए, तो मामला संभालने के लिए जवाब वही दे रहे। फिर उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरधर गोपाल गाना शुरू कर देती है। उसकी आंखें शंकर की झेंपती सी आंखों से मिल जाती हैं। झेपते ने शर्माती, यानी शंकर जो है बार बार अपनी आंखें झुका दे रहा है। उसकी आंखें शंकर की आंखों से मिल जाती है और गाते गाते एक साथ रुक जाती है। रामस्वरूप, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। उमा सितार अंदर रखकर जाने को पड़ती है, रखकर अंदर जाने को पड़ती है। असल में उमा ने कुछ देख लिया है बच्चों। उमा ने शंकर को पहचान लिया है महिला हॉस्टल की, यहाँ क्योंकि महिला हॉस्टल में रह के उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है, तो पहचान ली कि ये वही शंकर, वही नालायक लड़का है। लेकिन वो कुछ कहती नहीं, अंदर जाना चाहती, तभी गोपाल प्रसाद रोक देते हैं। अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है, लिहाज करती है, पिता का मानती है, मान रखती है और बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? उमा चुप। रामस्वरूप, हाँ वो तो मैं आपको बताना भूल ही गया, ये जो तस्वीर टंगी हुई है ना कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है, और वो उस दीवार पर भी है। तो कुत्ते वाली तस्वीर जो है उमा ने बनाई है।
ये देखिए, और उस दीवार पे भी है, मतलब 2 तस्वीर बनाई है, तो ये तस्वीर दिखाई जा रही है इस तरह से, अनुमानित तस्वीर लगाई बच्चों। गोपाल प्रसाद, ये तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? रामस्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज़ें भी। आप देख सकते हैं बच्चों कि उमा कितनी टैलेंटेड, प्रतिभावान है। घर का काम, संगीत, सिलाई, पेंटिंग और पढ़ाई जो छुपाई जा रही है, उच्च शिक्षा, सब में प्रतिभावान है। खैर, गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं? उमा चुप। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप, उसी तरह गर्दन झुकाए। मतलब रामस्वरूप क्या चाहते हैं कि उमा कुछ बोले, बट उमा बोल नहीं रही है। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सक पकाते हैं, थोड़ा सा परेशान हो गए हैं कि बेटी जवाब क्यों नहीं दे रही है। जवाब दो उमा, गोपाल से जरा शर्माती है। इनाम तो इसने, गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज में, जरा इसे भी तुम मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी में से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। अब उमा को गुस्सा आ गया है और उमा अब जवाब देना चाहती है, जवाब दे रही है। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा, उमा। बच्चों, यहाँ के बाद जो डायलॉग है उसमें भी कटौती की गई है। कटौती करने की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जो चार्म है इस एकांकी का कहीं ना कहीं थोड़ा समाप्त हो जाता है, क्योंकि जो बातें उमा कहती हैं वो यहाँ पे ढक दी गई हैं। तो मैं वो हिस्सा जो यहाँ पे दिया गया आपकी पाठ्य पुस्तक में, वो नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं वो हिस्सा पढ़ रहा हूँ जो आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं दिया गया। इसलिए भले आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे जो चीज़ दिखाई दे रही है, इसके अलावा भी कुछ डायलॉग आएंगे, आप उसे सुनिए, यहाँ पे भी नजर रखिए और उसे भी सुनिए और देखिए क्या होता है, ठीक है, ताकि आपको पूरी एकांकी अच्छे से समझ में आ जाए। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा, 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 अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे जो डायलॉग है यहाँ पे रुक गए हैं, लेकिन असली डायलॉग और है, तो वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ, मेरे पास उपलब्ध है ताकि आपको पूरी जानकारी हो। अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उनके चोट नहीं लगती, क्या वो बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर खरीदते हैं। तो उमा अपनी भावनाएं प्रकट कर रही हैं और अपने स्वाभिमान का परिचय देते हुए साहस के साथ अपनी बात रख रही है। आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। गोपाल प्रसाद कहते हैं, ये तो हमारी बेइज्जती। उमा ताव में आकर, जी हाँ, हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तौल कर रहे हैं। और जरा आपने अपने इस साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहां से क्यों भगाए गए थे। बच्चों, ये डायलॉग यहाँ पर नहीं है, देखिए जो मैंने पढ़ा, आप सुनते जाइए। शंकर, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, लड़कियों की हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? अब यहाँ पे बच्चों देखिए अब तक छुपाई गई है। जब हॉस्टल कहा तो अब गोपाल प्रसाद अनुमान लगाते कि क्या तुम हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर चुकी हो, यानी उच्च शिक्षा पूरी की है। तो रामस्वरूप चुप, ये बातें यहाँ नहीं दी गई हैं बच्चों, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अब आगे देखिए। उमा, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की और न आपके पुत्र की तरह ताक झांक करके कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि किस तरह नौकरानी के पैरों पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। रामस्वरूप, उमा, उमा। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से से, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा की। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए, मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। छड़ी ढूंढकर उठाते हैं। बीए पास, ओफो, गजब हो जाता, झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे चलो। दरवाजे की ओर बढ़ने आते हैं। तब तक उमा कहती है, जी हाँ, जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा ये पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन। दोनों बाहर चले जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है और इस तरह से उमा पूरा पोल खोल देती है
यहाँ पर शंकर का। बच्चों कितने बेहतरीन तरीके से, किस साहस से उमा ने यहाँ पे अपनी बात को प्रस्तुत किया और बिना झुके, बिना बर्दाश्त किए अपने पिता का मान तो रखा शुरू में, लेकिन जब जरूरत पड़ी, आवश्यकता पड़ी साहस दिखाने का, तो उन्होंने साहस दिखाया और सच्चाई सामने ला दी। जब वो अंत में कहती ना कि अपनी बेटी की रीढ़ की हड्डी है क्या, बैकबोन, तो यहाँ पे एक प्रतीकात्मक अर्थ भी इसका दिखाई देता है। पहले तो ये कि बैकबोन यानी मार खाने से उसकी हड्डी टूटी हुई थी यानी तोड़ दी गई थी उस वक्त। दूसरा ये भी कहा जाता है बैकबोन, एक प्रतीकात्मक अर्थ में ये भी कहा जा सकता है बैकबोन यानी जिसका अपना स्वाभिमान होता है, जो अपने पैरों पे खड़ा होता है, जो इज्जत मर्यादा का ध्यान रखते हुए सबकी सहायता करता है, या फिर अपनी इज्जत बनाकर रखता है। जहाँ पर यहाँ इनका लड़का शंकर अपनी इज्जत खो चुका है, सबके सामने पिटकर और नौकरानी के पैरों पर अपनी जान बचा। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये एकांकी यहाँ पे समाप्त होता है। एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, इस एकांकी का उद्देश्य क्या है? रीढ़ की हड्डी इस एकांकी का उद्देश्य ये है बच्चों, पहला, औरतों की दशा को सुधारना और उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। अगर उमा पढ़ी लिखी ना होती, ग्रेजुएट ना होती, तो शायद अपने अधिकारों के प्रति जागरूक ना रहती। दूसरा, लड़कियों के विवाह में आने वाली समस्या को समाज के सामने रखना कि किस तरह से जब लड़की के विवाह की बात आती है तो माता पिता को क्या क्या जतन करने पड़ते हैं, सिर्फ सामाजिक सुरक्षा के नाम पर या सामाजिक पद्धति या परंपरा के नाम पर। तीसरा, स्त्री शिक्षा के प्रति दोहरी मानसिकता रखने वालों को बेनकाब करना, जो खुद तो पढ़ना लिखना खूब चाहते हैं, लेकिन जब स्त्री की पढ़ने लिखने की बात आती है तो किस तरह से उनकी मानसिकता बदल जाती है। चौथा, स्त्री को अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी देना। स्त्री को भी अपने विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए, वो भी पुरुषों के समान है, बराबर है। पांचवा, बेटियों के विवाह के समय माता पिता की परेशानियों को उजागर करना कि क्यों माता पिता झूठ बोलते हैं, क्या वो प्रथा है, दहेज जैसी प्रथा जिसकी वजह से ऐसा करना पड़ता है माता पिता को, इस प्रथा को खत्म किया जाना चाहिए। कानूनी रूप से तो खत्म किया जा चुका है, अब हमें भी सामाजिक रूप से खत्म करना होगा, उठना होगा, लड़ना होगा, उमा की तरह फाइट बैक करना होगा। और छठा, औरतों को उसके व्यक्तित्व की रक्षा करने का संदेश देती है और कई सीमा तक ये एकांकी अपने उद्देश्य में सफल होती है। तो बच्चों कैसा लगा आपको एकांकी? उम्मीद है पसंद आया, समझ में आया। खास करके लड़कियों को आप अपना जवाब दीजिए और धन्यवाद। सुरक्षित रहिए।